नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जो लोग भी भारतीय अवाम ताकत दल के इस YouTube पर वीडियो को देखते होंगे तो इतना तो वो निश्चित तौर पर समझते होंगे कि भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में भारत राष्ट्र की अवधारणा के अनुसार इस देश में भारतीयता के माहौल को लाने के लिए जो है सदैव जो है वो प्रयासरत है और ये यही निवेदन कर रहा है, यही समझा रहा है अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और अपने आदरणीय भारतीय अवाम को कि आप अपने को सिर्फ और सिर्फ भारतीय समझिए, भारतीय नागरिक समझिए और बाकी सबको भूल जाइए। और ये यथार्थ और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इसको यथार्थ भी मान रही है, यही सच्चाई भी है। लेकिन अभी हम हमारे कुछ तबकों में कुछ अभी तबके बाकी हैं, जबकि जो कि इससे अभी या तो ये वीडियो पहुंचा नहीं होगा या वो देख नहीं पाए होंगे, जिन भी कारण से तो अछूते हैं। लेकिन भारतीयता का वातावरण जो है सबके लिए लाभकारी है, सबके लिए अनिवार्य है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो ये स्वार्थी तत्व, स्वार्थी नहीं बल्कि भारतीय समाज के शत्रु तत्व और जो कि काफी राजनीतिक दलों के वेश में हैं और कुछ पत्रकारों के वेश में हैं, कुछ मीडिया के वेश में, कुछ बौद्धिक वर्ग के वेश में हैं, वो एक अलग ही तरह का माहौल, विमर्श, इकोसिस्टम और नैरेटिव को मिला करके एक जहरीला वातावरण वो बनाए हुए हैं। तो भारतीय अवाम ताकत दल का संघर्ष जो है उस जहरीले वातावरण के खिलाफ है और भारतीय अवाम ताकत दल का अपनी आदरणीय भारतीय अवाम पर यह यकीन भरोसा है कि वो समझदार होगी और इन चीजों को समझेगी और भारतीय एकता और भारतीयता आधारित एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा के महत्व के वर्ग को समझ करके इस जहरीले वातावरण की शुरुआत वहां से करेगी कि इन ताकतों को ईवीएम मशीन पर
या बूथ पर इनको नष्ट में नाबूद करके इनको शून्य करें। इस विषय में यह भी कहना आवश्यक है कि जब ये कहा जाता है तो यही जो ताकतें हैं जो कि देश में विखंडनकारी ताकतें, यानी भारतीय समाज की विखंडनकारी और विखंडनकारी ताकतें और उन ताकतों के हुए पालतू मीडिया और पत्रकार जो है वो ये कहते हैं कि यूट्यूब वाले सर जो है वो लोकतंत्र को समाप्त कर देंगे या लोकतंत्र का ख्याल करेंगे। हालांकि ये जो इन ताकतों का और उनमें सबसे खतरनाक ताकत कौन है? जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडा चौकड़ी, काकस या कांग्रेस। और इसके विषय में सारांश में यही बताना है कि यह इस मुल्क की अब तक पूरे इतिहास में सबसे खतरनाक मतलब भारत के लिए सबसे खतरनाक और बहुत ही घातक शत्रु है। इस देश की गद्दार भी है और बहुत खूंखार औपनिवेशिक ताकत भी है, लुटेरी भी है, संविधान और संविधान के प्रावधानों का बराबर अनादर करने वाली भी है। हम नहीं कहते कि किसने संविधान को नष्ट किया, लेकिन संविधान के प्रावधानों का बराबर अनादर करने वाली है और लोकतंत्र को हमेशा बंधक वो बनाने वाली है और हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को नारकीय जीवन देने वाली है। सारी संस्थाओं को जो माने संवैधानिक संस्थाएं, वैधानिक संस्थाओं को बंधक बना करके अपने स्वार्थ सिद्धि में क्या, इस देश को लूटना और लूट के पाप को ढकवाना, ये काम है जीएनपीसी का। और खास करके उसका जो ये जवाहरलाल नेहरू था वह तो बहुत ही खतरनाक। वह संक्षेप में यदि हमारे भारतीय भाई बहन जान लें कि वह भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट था और भारत का ऐतिहासिक सर्वाधिक गद्दार और घातक दुश्मन। ये संक्षेप में उसकी फितरत का ये नमूना है और उसी के चाटुकार जो है ये लुटियन मीडिया है। तो लुटियन मीडिया का क्या मानसिकता हो सकती है, यह आसानी से समझा जा सकता है। उसी लुटियन मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं ये आशुतोष, मुकेश कुमार, अभिषेक शर्मा, अजीत अंजुम जैसे लोग। तो इनकी मानसिकता क्या हो सकती है, ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय हम सहज ही इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए वो जिसको लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र मतलब कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस जीएनपीसी वालों ने वो बंधक बना के बिल्कुल हाईजैक करके रखा है। इलेक्शन जब तक इस सत्ता में रहे, किस तरह से चुनाव का अपहरण किया जाता है दुनिया ने देखा है। पैसे और खास करके जब पेपर बैलेट बॉक्स का जमाना था, तो यानी तमाम उन बॉक्सेस को लूट लेना और जबरदस्ती यानी बूथ पर जो है और अपने ही दल का ठप्पा वो लगवाना
धन बल और बाहुबल के प्रयोग से कि पूरी इलेक्शन प्रक्रिया का वो जो है मैंने अपहरण देश ने देखा। इसीलिए तो ये मांग करते हैं दोबारा कि जो है ईवीएम को हटा करके वही पेपर बैलेट बॉक्स लगाइए ताकि ये बाहुबल के द्वारा और धन बल के द्वारा फिर उसी इलेक्शन और लोकतंत्र का अपहरण कर सके, हाईजैक कर सके। तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले, अपहरण करने वाले आज उनके जो पालतू हैं, ये सब ये पत्रकार, ये उपदेश देने वाले हो गए लोकतंत्र पर। तो उनके उपदेश को नहीं सुनना है। इस संबंध भारतीय आवाम ताकत दल को बस इतना ही कहना है कि लुटियन मीडिया वालों, लुटियन पत्रकार वालों, बस इस देश के जो आवाम है उसकी ताकत का आदर करना सीखो। जिस दिन ये जागृत हो गई और इनमें देशभक्ति की भावना आ गई, अवाम परस्ती की भावना आ गई, मुल्क से मोहब्बत करने की भावना आ गई, तो उस दिन तुम जैसे जो है जीएनपीसी जो कि इतनी बड़ी अभिशाप है, उसके जो पालतू तुम लोग जो हो, तो हमारी ये जागरूक जनता जो है तुम लोगों का क्या हाल करेगी और तुम लोगों के मुंह पर थूकेगी, और तुम लोग जो है जो उपदेशक के रूप में इसमें उपदेश दे रहे हो उसके लायक भी नहीं बचोगे। तो इस तरह का उपदेश देना छोड़ो। और जिसको ये लोकतंत्र कहते हैं, यानी जिसको ये लुटियन मीडिया लोकतंत्र कहता है, वो लोकतंत्र का अभिशाप है। और जिनको ये राजनीतिक दल कहते हैं, भारतीय जनता ताकत दल ने और मैं कौन होता हूं? हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने जो है इनकी पहचान कर ली है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म के जो है ये काले अंग्रेज, उन गोरे अंग्रेजों से जिनको भगाया गया यहां से, उनसे बहुत खतरनाक है ये काले अंग्रेज। तो ये इस तरह का आइडेंटिफिकेशन, पहचान जो है हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कर ली है। तो ये न तो ये लोकतंत्र है और न ही जो है ये विपक्ष है। ये सब इस देश के शत्रु और अभिशाप है। और इनका यानी इस देश की सुरक्षा के लिए और हमारी आवाम के सुकून के लिए इनका विनाश भारत की पावन धरती से बहुत जरूरी है। इस बात को कम से कम लुटियन जो मीडिया है, लुटियन पत्रकार अच्छी तरह से समझ ले और उपदेश न दे। और भगत सिंह की बात आई तो ये बेहया किस्म के ये लुटियन पत्रकार जो है, इनको शर्म नहीं आती है कि जिस जीएनपीसी के पालतू हैं, उसी जीएनपीसी ने भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया था। यही तो देश को जानना है। यही हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम को जानना है कि जिस जीएनपीसी के ये पालतू है ये लुटियन मीडिया, उसी जीएनपीसी ने हमारे शहीद आजम भगत सिंह, जिसको पूरा देश पूजा करता है, उसको इन सबों ने आतंकवादी लिखवाया था। तो इतना ही समझ ले। तो भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाने वाली जीएनपीसी के ये पालतू हैं, जिसमें कि आशुतोष भी है, अभिषेक शर्मा भी है, रवीश कुमार भी है, मुकेश कुमार और जो है ये अजीत अंजुम जैसे लोग हैं, उन्हीं के पालतू हैं।
किसके? उस जेएनपीसी के जिसने हमारे भगत सिंह को आतंकवादी लिखवाया है। तो इनका मुंह बनता है वो लोकतंत्र पर बोलने के लिए। लेकिन हाँ, मैंने पहले ही कहा कि ये मोदी जी के शासन का दौर है कि देश के जितने अभिशाप हैं, देश के जितने गद्दार तत्व हैं, उनको ये बोलने का मौका दे रहे हैं मोदी जी। देश का इतना बड़ा गद्दार राहुल गांधी, अब गद्दारी नहीं, क्या क्या अभिशाप उसका नहीं है। देश के हमेशा खिलाफत करके गद्दारी करना, देश को लूटना, डकैती। और ये डकैती वाली बात वो मोदी जी बड़े लंबेदार शब्दों में कबूल कर चुके हैं। और आज जो है इसी जेएनपीसी की लूट को निकल गए हैं, वो बात दूसरी है। और ड्रग स्मगलर जो पकड़ा गया था, यही राहुल गांधी, जब वाजपेयी ये प्रधानमंत्री था, जब वाजपेयी महोदय प्रधानमंत्री थे, उसी वक्त जो है कई विदेशी करेंसियों के साथ ड्रग स्मगलिंग करते हुए यही गद्दार राहुल गांधी बोस्टन अमेरिका में पकड़ा गया था। अब चूंकि इस जेएनपीसी की बड़ी पकड़ है ब्यूरोक्रेसी में, और उसी जो है उसी ब्यूरोक्रेसी में जेएनपीसी का चमचा ब्रजेश मिश्रा जो है वाजपेयी का प्रधान सचिव था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो वो सोनिया के कहने पर रात के 12 बजे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जगाता है, और वाजपेयी महोदय जाग भी जाते हैं। किस? स्मगलर राहुल गांधी को बचाने के लिए। और इसके बाद भारत के राजदूत से संपर्क किया जाता है, और वाजपेयी महोदय वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करके उसको छुड़ाते हैं। तो अब इस संदर्भ में तो जहां एक और जेएनपीसी जो है इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, वहीं पर ये बीजेपी भी देश की इतनी बड़ी अभिशाप है। खासकर तो उसका ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है, ये बराबर जो है इस नेहरू परिवार की जेएनपीसी का बहुत बड़ा रक्षक है, बहुत बड़ा बचाने वाला है। ये अटल बिहारी वाजपेयी वो गद्दार इंदिरा की खातिर जो है अपने ही नेता, अब उसी जनसंघ के गद्दार नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि सिर्फ जनसंघ में ही नहीं जन जन में लोकप्रिय थे, गद्दार इंदिरा गांधी की सत्ता के लिए वो खतरा बन गए थे, और जिनको मरवा करके इंदिरा गांधी ने मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवा दिया था। यही अटल बिहारी वाजपेयी अपने ही जनसंघ के कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच की मांग तक नहीं किया, सिर्फ गद्दार इंदिरा गांधी को बचाने के लिए। तो इस कदर वाजपेयी की गद्दारी है, मैंने अपने ही नेता जो है इस इंदिरा गांधी को बचाने के लिए अपने ही कद्दावर नेता के लिए जो है जांच की मांग न करके। और यही नहीं, ये मोदी महोदय को भी 8.5 साल हो गए हैं, न तो मोदी महोदय न तो कोई बीजेपी वाला नाम तक नहीं लेता है कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की गई थी, और वो भी रहस्यमय ढंग से और अपमानजनक ढंग से उनके शव को फेंकवा गया था मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में, उसकी जांच तो करवाएं।
तो इस कदर ये सब माने कि निर्लज और बेहया है मोदी महोदय और बीजेपी वाले कि अपने ही नेता का जो है मृत्यु की यानी जात तो कर लें जबकि सत्ता में बैठे हैं। और कोई बीजेपी वाला बोलता नहीं है। ये सुधांशु त्रिवेदी की जो है बहुत बोलता है और उसकी घिकी बंद है। सुधांशु त्रिवेदी की घिकी बंद है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच तो हो। सुधांशु त्रिवेदी की घिकी इस पर भी बंद है कि जो नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के जरिए और उसके जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसको जो मरवाया था, इसने मरवाया था गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के जरिए, उसकी तो जांच करवाते ये सरकार मोदी जी की जो 8.5 साल इसको हो गया। इस पर भी सुधांशु त्रिवेदी जैसे बीजेपी के प्रवक्ताओं की घिघी बंद है। तो ये सब सारा दिखाता है कि जहां एक और जीएनपीसी इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है, इस जीएनपीसी को बचाने वाली ये बीजेपी भी उतनी ही अभिशाप है। तो वाजपेयी जो है अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इतने बड़े गद्दार नेता को कुर्बान कर दिया सिर्फ गद्दार इंदिरा गांधी को बचाने के लिए। और यही वाजपेयी उसी गद्दार इंदिरा गांधी को दुर्गा भी कहा। तो हमारे देश के लोग जाने इस बात को। और यही अटल बिहारी वाजपेयी जो है सिर्फ राजीव गांधी को बोफोर्स की जो लूट थी उसे बचाने के लिए, जब ये प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसको और इसकी सरकार को मालूम था कि जो है इसका जो मास्टरमाइंड है, किंग पिन है बोफोर्स कांड का, कोत्रोची इटालियन, वो जो है अर्जेंटीना में है, जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना, ये पता था। और वहां से वो बड़े आराम से लाया जा सकता था, लेकिन ये वाजपेयी जानबूझ करके नहीं लाया, सिर्फ गद्दार राजीव गांधी को बचाने के लिए। तो ये सब बीजेपी वाले हमेशा, और यही नहीं, यही अटल बिहारी वाजपेयी ही था जिसमें इंदिरा गांधी मरी थी। और कांग्रेस वाले जो है या जेएनपीसी वाले बड़े अशोपेश में थे, पशोपेश में थे कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, और इसलिए कि सबसे पहले जो है वो वरीयता सबसे अधिक वरीयता जो है वो प्रणब मुखर्जी की थी। और प्रणब मुखर्जी का ही हक बनता था प्रधानमंत्री बनने का। तो इसने ही जो है यही सलाह दे आया, यही वाजपेयी जेएनपीसी वालों को सलाह दे आया कि देखते क्या है, राजीव गांधी को बना दो। तो तमाम ऐसे वाकयात हैं जिसके अनुसार ये जो है ये बीजेपी वाले, जनसंघ वाले, और खास करके अटल बिहारी वाजपेयी, ये हमेशा इस अभिशाप जेएनपीसी का हमेशा वो बचाता रहा और सारे उसके पापों से बचाता रहा। तो वाजपेयी भी कम अभिशाप नहीं है इस देश का, और मोदी भी कम अभिशाप नहीं इस देश के जीएनपीसी को बचाने में। यही देश को समझने की आवश्यकता है। अब एक समाचार है कि ऋषि सुनक, वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हुए हैं और शायद वो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं, और ब्रिटेन जो है वो आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसलिए ब्रिटेन के लोगों ने
ऋषि सुनक को वो प्रधानमंत्री बना है इस स्थिति से उबारने के लिए। और वो भारतीय मूल के जरूर हैं, लेकिन हैं वो ब्रिटेन के। उनका जन्म जो है वो ब्रिटेन में ही हुआ है। वैसे शायद उनके माता पिता शायद पंजाब के रहने वाले ये है, लेकिन ये यहाँ की मानसिकता है कि उनको जो है इंडियन ब्रिटिश के रूप में देखते हैं। भाई जो वहां का है तो वहां का हो गया, और ये उसका फर्क बनता है कि वो सिर्फ वो जो है वो ब्रिटेन के विषय में सोचे। और जो ऋषि सुनक बने भी हैं तो ब्रिटेन की आवश्यकता और अपनी काबिलियत और अपने परिश्रम के बल पर बने हैं। लेकिन यहाँ के जो विघटनकारी तत्व हैं और जो कि हमेशा इस देश की संविधान की अवहेलना करते हैं और हमेशा विघटन पैदा करते हैं, यही तो इस देश का अभिशाप है कि जो इस देश में विघटन पैदा कर रहा है, हमेशा जहर घोल रहा है और जो है संविधान की अवहेलना कर रहा है, उसको हमारे देश की जनता, हमारे आवाम जो है उसको उड़ दे रही है। और चूंकि सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, सिस्टम पर काबिज हो जाते हैं, संसाधनों पर काबिज हो जाते हैं, तंत्र पर काबिज हो जाते हैं, पूरी व्यवस्था को जकड़ लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्था में हमारे जैसे लोग जो है वो चिल्लाते रहते हैं और कहते रहते हैं और हम जो है जो वो भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, सुभाष चंद्र बोस की बात कहते रहते हैं, और इन बातों का इनके ऊपर जो है कोई असर नहीं होता है। और ये भी जानते हैं कि इन अमर शहीदों को ये दबा के रखे हुए हैं। तो इनकी आवाज तो भारतीय वाम ताकत दल की आवाज जो है वो जनता में न पहुंचे, इसकी साजिश करते रहते हैं ये सब जो है, चाहे बीजेपी वाले चाहे ये जीएनपीसी वाले, ये हर हालत हो गई। और जैसा कि बताया गया कि जिन अमर शहीदों के विषय में भारतीय जनता दल अपने देशवासियों को बताता रहता है, जिनको ये जीएनपीसी वाले दबा के रखे थे और बीजेपी वाले भी दबा के ही रखे हैं, बस उनका नाम भुला रहे हैं। तो और भारतीय जनता दल कम से कम उनके महत्व से अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जो परिचय करवा रहा है, तो इसकी भी आवाज को दबाने के लिए तमाम जो है वो षड्यंत्र ये सब बीजेपी वाले भी और जो है ये जेएनपीसी वाले भी कर रहे हैं। और फिर दुष्प्रचार, और वो भी दुष्प्रचार कुतर्कों के साथ, सनातन का क्या होगा, सनातन का क्या होगा। तो खैर जो ऋषि सुनक वाली जो बात थी कि ऋषि सुनक जो है उनके माता पिता शायद पंजाब के रहने वाले थे, और वो अपनी काबिलियत और ब्रिटेन की जो है जो इसमें जो संकट है, तो उस संकट से उबारने की जो आवश्यकता है उसके अनुसार जो है उसको देखते हुए ब्रिटेन के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया। ये वास्तविकता है। लेकिन यहाँ के जो जहरीले किस्म के जो है जो हमेशा जातिवाद में ही जिनका दिमाग चलता है, तो उसको उसी नजरिए से देखते हैं कि वहाँ का अल्पसंख्यक भी वो प्रधानमंत्री बना। भाई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की वहाँ बात ही नहीं है, वो अपनी काबिलियत और ब्रिटेन की आवश्यकता के अनुसार बने हैं। लेकिन यहाँ की जो दुष्टता है सोचने की, वो जहर घोलने से बाज नहीं आती है। तो और वो आज जो है वो उपदेश दे रही है, और उपदेश कौन दे रहा है? जीएनपीसी दे रही है।
अब जेएनपीसी को आईना दिखाना जो है बहुत जरूरी है। जेएनपीसी कह रहे हैं कि किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। एक तो ये जेएनपीसी जो है, वही मैं कह रहा हूं कि हमेशा संविधान का अनादर करने वाली ये जेएनपीसी है। संविधान बराबर कहता है कि भाई ये मुसलमान, हमारे देश में कोई मुसलमान नहीं है, सब लोग भारतीय हैं। और आज तक 70-75 सालों से ये संविधान का बराबर अनादर कर रही है। वो सब बोलते हैं जेएनपीसी वाले संविधान के हत्या हो गए। संविधान के हत्यारे तो यही हैं, जेएनपीसी वाले संविधान के भी हत्यारे हैं, लोकतंत्र के भी वो हत्यारे हैं, और हमारे भारतीय भाई बहनों के भी हत्यारे हैं। सत्ता हथियाने के हवस में नेहरू और गांधी ने मिलकर के हमारे 25 से 30 लाख लोगों की हत्या करवाई। और जब ये मोहनदास करमचंद गांधी, हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में भी ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू शामिल था, लेकिन उसकी जांच ही नहीं हुई। मतलब कि जो प्रारंभिक रूप से जो सूचनाएं थी कि भाई नाथूराम गोडसे ने जो है वो 2 गोली मारी, पुलिस वालों का बयान था कि 3 गोली लगी है, फिर पोस्टमार्टम कहता है कि 4 गोली लगी है। और जो इस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के पहले जब वो आक्रमण हुआ था, जो लोग पकड़े गए थे, तो उन्होंने नाथूराम गोडसे का भी नाम लिया। नाथूराम गोडसे को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो अरेस्ट नहीं करवाया। तब ये बड़ी इस तरह की साजिश हमारी साधारण आवाम समझ नहीं पाती है। लेकिन साधारण शब्दों में कि इतना ही है कि इस गांधी को मरवाने में, मोहनदास करमचंद गांधी को मरवाने हत्या में इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का हाथ था। और नेहरू को बचाने के लिए इस आरएसएस ने जो है बहुत बड़ी साजिश की नाथूराम गोडसे के द्वारा। नाथूराम गोडसे तो अपरेंटली ये दिखा कि भाई उसने गोली मारा, और गोली मार के जब बस इसी की रट लगाता रहा कि मैंने गांधी को मारा, मैंने गांधी को मारा, मैंने गांधी को मारा, सिर्फ गद्दार नेहरू को बचाने के लिए। तो ये आरएसएस वालों की चाल है। आरएसएस वालों की गद्दारी भी देश को जानना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से जेएनपीसी को बचाते हैं। जेएनपीसी के बचाने वालों की बड़ी बड़ी लंबी सूची है। बीजेपी वाले बचाते हैं आरएसएस के इशारे पर, आरएसएस जो है वो खुद बचाती है, और उससे अधिक बचाते हैं। ये तो बताना है, ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जितने भी बौद्धिक वर्ग है, जितना भी प्रवक्ता है, वो भी जेएनपीसी को ही बचाते हैं। सिर्फ आरएसएस बीजेपी की विरोध की जो मैनिया है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के जितने भी नेता तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी बौद्धिक वर्ग और जितने भी प्रवक्ता हैं, वह आरएसएस बीजेपी विरोध का जो मानसिक खुराफात है, जो मैनिया है, उसी के चलते जो है बिल्कुल रक्षा करते हैं इस जेएनपीसी और नेहरू की। तो कई एजेंसियां हैं जो है इस जेएनपीसी के गद्दार जवाहरलाल नेहरू और गद्दार इंदिरा गांधी, गद्दार राजीव गांधी, गद्दार जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये रक्षा करने वाले सब ये तमाम है। बाकी तो जो ब्यूरोक्रेसी तो वो है ही,
और इस जेएनपी और ये भी है कि ये सब बोलते हैं ना कि कोई संस्था बची नहीं है, मैंने लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया। कौन? जिसने संविधान को हमेशा खत्म किया, जिसने लोकतंत्र को खत्म किया, पूरी जुडिशरी को पॉकेट में रखा, आज वो कह रहा है कि संविधान खत्म हो गया और लोकतंत्र। लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जानिए, इस तरह का कि जो ये वैसे ही है कि जो समाज का सबसे बड़ा अपराधी हो, मान लीजिए, अब अपराध क्या हो सकता है? चोरी डकैती, और वो जो है दूसरे पर जो है चोरी डकैती का जो खुंखार किस्म का चोर हो, खुंखार किस्म का डकैत हो, खुंखार किस्म का और भी अपराधी हो, वो दूसरों पर वो जो है आरोप लगाए या उपदेश दे, वही हालत है। तो ये दौर जो है मोदी जी के शासन का है, जिसमें कि इतना देश का दुश्मन, देश का गद्दार जो है राहुल गांधी को उसके चमचे बोल रहे हैं कि अब ये राम हो गए। गद्दार जो है ये केजरीवाल कहता है कि हम जो है वो कृष्ण हो गए, ये जो है प्रभु कृष्ण के अवतार हो गए, सुभाष चंद्र बोस के अवतार हो गए। मनीष सिसोदिया को जब पुलिस जो है अरेस्ट कर रही है, सीबीआई अरेस्ट कर रही है, तो बोला कि अब हम भगत सिंह हो गए, महाराणा प्रताप हो गए। इस तरह का जो है हमारे जो महापुरुष हैं, महापुरुषों का इस तरह से जो अपमान हो रहा है, हमारे प्रभु राम का, सुभाष चंद्र बोस जी का, भगत सिंह जी का, प्रभु कृष्ण का, यह मोदी जी का यही तो शासनकाल है। इसलिए सबसे बड़े अभिशाप जो है मोदी जी। तो हाँ, ये जेएनपीसी वाले कहते हैं ना कि किसी मुसलमान को, तो जैसे बताया कि ये 70-72 सालों से ये मुसलमान ही कर रहे हैं भारत के संविधान का सीधा उल्लंघन। वही तो मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में जागरूकता का बहुत बड़ा अभाव है। जागरूकता यदि होती वाकई में, तो इन सारे मैंने कांग्रेसियों को या जेएनपीसी वालों को कि तुम संविधान की भी हत्या कर रहे हो, बराबर मुसलमान बोल रहे हो और किसी को अल्पसंख्यक बोल रहे हो। जब संविधान कहता है कि भाई कोई न कोई अल्पसंख्यक है, न कोई बहुसंख्यक है, न कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक, फिर जो है वो मुसलमान, फिर इसके बाद जो है दलित, तो इतने बड़े शत्रु हैं सब। तो भारतीय जनता दल का ये पक्का मैंने एक अनुभव है कि यदि हमारे देश की जनता, हमारी आदरणीय भारतीय आवाम जागरूक हो, तो इन सारे कांग्रेसियों को जो इतने बड़े खतरनाक इस देश, उनको पीठ पर लात मार करके बाहर कर दी होती। दुर्भाग्य तो यही है कि जिनको पीठ पर लात मार करके बाहर करना चाहिए, आज उनके उसी गद्दार राहुल गांधी के पीछे वो ये जनता घूम रही है, उसको वोट दे रही है, और ये बीजेपी वाले जो है उसको बचा रहे हैं। कोई तो ये भी कह रहा था कि जो राहुल गांधी की जो सभाओं में जो चल रहे हैं, वो बीजेपी के लोग ही है उसमें। लोग यहां तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो उसकी भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी के लोग ही उसमें है। हो सकता है, लेकिन वो दूसरे कारणों से कि भाई ये राहुल गांधी जो है इसी में फंसे रहे हैं, और जो है वहां हिमाचल प्रदेश और जो गुजरात के चुनाव में न जाए। हो सकता है कि असल बात है कि जनता को पता नहीं ना भाई ये सब कितने शातिर किस्म और कितने ऊंचे दर्जे के शातिर किस्म के सब ये मैंने ये साजिश करते हैं। जनता को और हमारी भोली भाली जनता को पता भी नहीं होता अंदर खाने में इन सबों क्या पकता है, जनता जानती भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता दल का ये कहना है
कि इतना इनके विषय में जानने की जरूरत भी नहीं है। बस जाने कि यह देश के बहुत खतरनाक दुश्मन है, और दुश्मन को जेएनपीसी भी है और बीजेपी भी है और मोदी जी भी है। वो कुछ भी कहते रहे, उनकी बातों पर नहीं जाना है। इस गद्दार राहुल गांधी को बचाने वाले मोदी जी ही हैं। गद्दार राहुल गांधी, स्मगलर राहुल गांधी को बचाने वाले वाजपेयी ही हैं। तो वास्तव में थोड़ा सा विषय भटक गया। तो मान लीजिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से प्रधानमंत्री बनने का एक मौका आया था। अब हो सकता है कि इससे जुड़ा प्रकरण जो है किसी और एपिसोड में हम बताएंगे। तो वो क्या था कि इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने तो कांग्रेस को दबा करके कांग्रेस ने सहमति दी थी, कांग्रेस पक्ष में थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष बना करके देश का जो है प्रथम प्रधानमंत्री मान जो 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का, इंटरिम कैबिनेट का प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वो कांग्रेस ने अपनी सहमति दी थी। उस सहमति को दबा करके, दरकिनार करके, उसकी हत्या करके गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने नेहरू को आगे किया और नेहरू को बिठाया। जबकि उसके लिए दावा जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तब यही कांग्रेस, यही जेएनपीसी, यही मोहनदास करमचंद गांधी और यही नेहरू जो है कहाँ थे। एक जो है मुस्लिम को, हालांकि मुस्लिम कहना तो ठीक नहीं है, एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये कहाँ थे। इनको आईना दिखाना जरूरी है कि उसमें सबसे बड़ा मौका था कि यह कांग्रेस, यह जेएनपीसी, यह गद्दार जवाहरलाल नेहरू, यह गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी किसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाते। क्यों नहीं बनाए? और आज उपदेश दे रहे हैं। और देश को जानना चाहिए कि यदि मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बनते, जरा उस परिदृश्य की कल्पना करिए। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने की बात जो है ये बीजेपी वाले कह सकते थे। जब ये जेएनपीसी वाले कह रहे हैं कि भाई कि बीजेपी वाले जो है कि किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री के रूप में आगे प्रस्तावित कराएं, तो सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की घिघी बंद हो जाती है कि भाई जब मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी, तो क्यों नेहरू ने जो है मोहम्मद अली जिन्ना को धक्का दे दिया और अपने खुद प्रधानमंत्री बना, वो भी देश को बांट करके। यह बात जानते हुए भी ये तो है भारत विरोधी मानसिकता वाला ये हिमांशु त्रिवेदी की घिघी बंद हो गई। ये नहीं बोला, लेकिन भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को बता रहा है कि वो वक्त था कि जो है मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बना करके कम से कम उस उदाहरण को तो पेश करते कि जेएनपीसी वाले कि हमने एक जो है मुसलमान को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन नहीं, तब तो सत्ता हथियानी थी, वो भी देश को बांट करके 25 से 30 लाख लोगों का खून पी करके और 3 करोड़ से ऊपर लोगों के यानी घर लोगों का घर उजाड़ करके।
तो भारतीय जनता दल कह रहा है कि कांग्रेस भले न चाहती हो उस समय 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना को, बीजेपी भी नहीं चाहती हो, भले न जो है भले न चाहती हो मोहम्मद अली जिन्ना को, आरएसएस वाले भले न चाहते हो। आरएसएस और बीजेपी हमेशा एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के एक विरुद्ध एक उनकी कुदरती एक मानसिकता काम करती है हमेशा। बीजेपी वालों की और आरएसएस वालों की एक हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विरुद्ध एक मानसिकता, एक कोर मेंटेलिटी का काम करती थी। वो जानते हुए, चाहे हिमांशु त्रिवेदी हो, चाहे कोई भी प्रवक्ता हो, चाहे कोई भी नेता हो, यहाँ तक कि मोदी जी भी हो, तो हिमांशु त्रिवेदी को मालूम था कि उस समय जब मौका था मोहम्मद अली जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने का, तो नेहरू उस समय प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना, क्यों बन गया, क्यों नहीं इन कांग्रेस वालों ने मोहम्मद अली जिन्ना को उन्हीं की शब्दावली में एक मुसलमान को प्रधानमंत्री बनने दिया। और किस मुंह से आज कर रहे हैं इस बात को हिमांशु त्रिवेदी बोल सकता था, लेकिन नहीं बोला वो। इसी से हमारे आदरणीय भारतीय भाई में इस बात को समझे कि किस प्रकार ये बीजेपी वाले जो है माने एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों तबके के विरुद्ध एक मानसिकता पाले हुए हमेशा जो है हमेशा जेएनपीसी की रक्षा करते हैं ये बीजेपी वाले, और बीजेपी के हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग। तो हाँ, तो बात चल रही थी कि यदि अच्छा, और तो कांग्रेस भले न चाहे उसमें कांग्रेस जो है उसमें 1946 में भले न जो वो मोहम्मद अली जिन्ना के पक्ष में हो, लेकिन उस समय की आवाम, उस समय की भारतीय भाई बहन लोग, आदरणीय भारतीय भाई बहन लोग तत्कालीन वो जिन्ना साहब को ही प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थे। क्यों कि वो जिन्ना साहब के मेडिकल सेक्रेटरी का वो लेटर का उपत्र जो मेडिकल सेक्रेटरी ने कांग्रेसियों को लिखा था कि जिन्ना साहब को बोन टीबी हुई है, उनकी हड्डी में तपेदिक हो गया है। ये पत्र जो है सार्वजनिक हो गया, तो पूरे देश में फैल गया था। तो अब ये फैल गया था कि भाई ये कुछ ही वक्त के मेहमान हैं। वो वक्त जो है कुछ वो महीना भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है और साल भी हो सकता है। तो जो जनमत तैयार हुआ अवाम में, उस समय के तत्कालीन अवाम में, तत्कालीन भारतीय अवाम में जो जनमत तैयार हुआ कि भाई देश के ऊपर जो विभाजन का खतरा मंडरा रहा है, इस खतरे को टालने का एक मात्र ही एक उसका हल है कि जिन्ना साहब ही जो है देश के पहले प्रधानमंत्री बने। ये उस समय की अवाम का मत था। तो कांग्रेस भले न पक्ष में हो मोहम्मद अली जिन्ना साहब के पक्ष में, लेकिन उसमें के आदरणीय भारतीय अवाम, अधिकांश अवाम वो जिन्ना साहब को देश के पहले प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में थी। तो जरा कल्पना करें कि यदि जिन्ना साहब देश के प्रधानमंत्री बन गए होते तो देश बढ़ता ही नहीं। 25 से 30 लाख लोगों को जो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने जो इनकी जान ली देश बांट करके, तो हमारे उन भारतीय भाई बहनों की यानी जान भी नहीं जाती, पाकिस्तान भी नहीं बनता। पाकिस्तान के साथ जो है 3 या 4 जो युद्ध हुए हैं उसकी भी नौबत नहीं आती। और कश्मीर की भी समस्या नहीं होती। कश्मीर में जो आतंकवाद, अलगाववाद, पाकिस्तान परस्ती, इस तरह की भी समस्याएं भी नहीं होती।
कश्मीर से हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को इतने अपमानजनक तरीके से जो उनको अपनी संपत्ति को छोड़ करके निकलना पड़ा, वह दुर्दिन भी इस देश को देखना नहीं पड़ता। और जो तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था, वो तिब्बत जो है वो भारत के साथ होता। हमारे देश की या लद्दाख की जमीन जो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है दुश्मन चीन को सौंप दिया, तो वो जमीन दुश्मन चीन को भी नहीं जाती। जो 1962 के पहले 1959 में ही ये हिंदी चीनी भाई हिंदी चीनी भाई करा करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है चीनी सेना को उस समय के नेफा नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो कि इस समय का अरुणाचल प्रदेश है, उसमें चीनी सेना या चीन को घुसने का मौका नहीं मिलता, जो कि आज की तारीख में वहां पर कॉलोनी बन गई है। आज की तारीख में चीन ने वहां पर रिहायशी इलाका बना दिया और रिहायशी इलाका से संबंधित तमाम आधारभूत सुविधाएं बना दी हैं। इसकी भी नौबत आती, तिब्बत भी अपने पास होता, और यदि तिब्बत अपने पास होता तो सामरिक दृष्टि से जो है भारत जो है चीन के ऊपर हावी होता, यह अपर एज होती है इसकी। और फिर जो ये गद्दारी करके जवाहरलाल नेहरू कोको द्वीप दे दिया बर्मा को, और बर्मा से ले लिया चीन ने, दुश्मन चीन ने। अब जो है जो अंडमान निकोबार के आसपास जो हमारा नेवल बेस है, उसको खतरा है जो है वो कोको द्वीप से, जहां पर कि दुश्मन चीनी सैनिकों ने अपना जो है वो नौसैनिक अड्डा बना लिया है। तो इस तरह की भी जो हमारे जो सामरिक खतरे हैं, जिस खतरे को आमंत्रित किया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, तो वो गद्दारी भी नहीं होती। हमारे सैनिकों के लिए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है एक सुई तक नहीं बनने दिया, और एक सुई तक वो हमारे 1962 की लड़ाई में हमारे कई सैनिक जो है निहत्थे मारे गए। तो वो भी दुर्दशा, वो भी दुर्दिन, या वो भी दुर्भाग्य नहीं होता। और जैसा बताया गया कि यानी सन 65 की भी लड़ाई नहीं होती, सन 71 की भी लड़ाई नहीं होती, सन 1999 की भी लड़ाई नहीं होती। और जो सन 1947 में जो पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात होती, वो भी नहीं होता। तो इतने जो अभिशाप जो जैसे नेहरू और जेएनपीसी के लोगों ने इस देश पर दिया है, कोई भी अभिशाप नहीं होता यदि जिन्ना साहब इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने होते, देश नहीं बढ़ता। तो आज पूरी आवाम को जो है इन गद्दार जेएनपीसी वालों के सामने आईना दिखाने की जरूरत है। आप दिखाइए इन सबों को कि यदि पहला प्रधानमंत्री मुसलमान के ही रूप में या इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से ही जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब बन गए होते, तो इतना बड़ा अभिशाप देश न झेलता। यह बात बीजेपी वाले भी जानते हैं, यह भारत विरोधी ये हिमांशु त्रिवेदी भी जानता है। और भारतीय जनता दल हिमांशु त्रिवेदी को खुले रूप में भारत विरोधी इसलिए कह रहा है कि ये सारी गद्दारियां जेएनपीसी के नेहरू की
हिमांशु त्रिवेदी भी जानता है, और मैं अक्सर देखा हूं कि इन बातों का नाम तो लेता है वो, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा वो चटनी की तरह जो है इस सारे तथ्यों का नाम लेता है वो। लेकिन नेहरू को यह देश गद्दार के रूप में न जाने, इसकी साजिश भी वो करता रहता है हिमांशु त्रिवेदी। इसीलिए भारतीय जनता दल उसको भारत विरोधी कर रहा है। इतने बड़े गद्दार जवाहरलाल नेहरू को किस तरह से बचाता है ये हिमांशु त्रिवेदी जो है, वह भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को देखने की जरूरत है। तो इस एनपीसी को आईना दिखाने की जरूरत है कि, और इतना ही नहीं, ये तथ्य, इस सच्चाई को और मजबूती तब मिलती है कि जब देश में काफी दंगे जो है भड़कने लगे, तो इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने गद्दार जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखा कि भाई अब तुम गद्दी छोड़ दो और जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बनने दो। तो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के चिट्ठी के जवाब में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने क्या जवाब दिया उस मोहनदास करमचंद गांधी को कि इस जिन्ना को इस जिन्ना को प्रधानमंत्री, मैं इसको अपनी कैबिनेट में चपरासी तक भी नहीं बना सकता, इतना अपमानजनक। तो ये जो है, जो जेएनपीसी वाले कह रहे हैं कि मुसलमान को जो है प्रधानमंत्री जो है बनाया जाए, उसका गद्दार जवाहरलाल नेहरू कहता है कि जिन्ना साहब को वो चपरासी तक भी बनाने वो चपरासी भी चपरासी भी न बनाने की बात करता था वो। तो इस कदर के ये घिनौनी सोच के हैं जेएनपीसी वाले, इनको बहुत अच्छी तरीके से आईना दिखाने की जरूरत है। और इनको ही आईना नहीं, इस बीजेपी वालों को भी दिखाने की जरूरत है कि बीजेपी वाले जानते हैं कि एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके, यानी कि इन्हीं की शब्दावली में या मुसलमान से ये मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी संभावना थी, उसमें की आवाम चाहती थी ताकि देश न बटे। तो उनको धक्के दे करके जिस तरह से सत्ता हथियाने की हवस पूरा किया इसने गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, तो वो वाकया, वो अवसर दिखाता है कि कितना बड़ा पाखंड जो कि ये सब कर रहे हैं, जेएनपीसी वाले कर रहे हैं कि मुसलमान को प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी वाले पेश करें, या ये पेश करें या वो पेश करें। और इतना ही नहीं, यदि जिन्ना की बात एक सेकंड के लिए छोड़ दीजिए कि उन्होंने दावा किया था, और उस समय की भारत के लोग और भारतीय अवाम भी चाह रहे थे जिन्ना साहब को कि देश का विभाजन न हो। अरे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यदि उनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी न लिया होता, मौलाना आजाद से कांग्रेस अध्यक्ष पद का इस्तीफा ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी यदि इस्तीफा न लिया होता, तो मौलाना आजाद ही बनते इस देश के प्रधानमंत्री। तो दो मौके थे। तो इस कांग्रेस ने हमेशा गद्दारी की है और पाखंड भी करती रही। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल ये आईना दिखाइए इन जेएनपीसी वालों को भी,
और बीजेपी वालों को भी, बीजेपी वाली सारे तथ्य की जानकारी है, लेकिन उनका एकमात्र साजिश है जेएनपीसी वालों को बचाना। और जेएनपीसी वालों के जितने भी किरदार हैं, चाहे वो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे गद्दार जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे गद्दार इंदिरा गांधी हो, चाहे गद्दार राजीव गांधी हो, चाहे गद्दार जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबको बचाने का ये हमेशा साजिश चल रही है बीजेपी वालों की। और उस साजिश का मुख्य जो है वो किरदार जो है ये हिमांशु त्रिवेदी है। और हिमांशु त्रिवेदी किस सफाई से बोलता है कि सारे तथ्यों का नाम लेगा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके चटनी की तरह नाम लेगा, लेकिन बड़ी सफाई से बचाता भी है और इस सफाई से रखता है कि नेहरू को कोई गद्दार के रूप में ना जाना है। लेकिन देश के तो प्रश्न देश का है, देश के परिप्रेक्ष्य में, उसके पृष्ठभूमि में यह हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा गद्दार है। ये नेहरू। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन भारतीयता के मर्म को समझिए, भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन सारी देश विरोधी ताकतों को, काले अंग्रेजों को ईवीएम मशीन पर वो नष्ट में नाबूद करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।